नमस्कार। अच्छा, स्कूल में बायोलॉजी की क्लास तो याद ही होगी। वहां हम सब ने एक चीज जरूर पढ़ी थी, इकोलॉजिकल पिरामिड। आज चलिए इसी जाने पहचाने कॉन्सेप्ट को जरा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि इसकी असली सीमाएं हैं क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी जो किताबी परिभाषा है उस पे एक नजर डालते हैं। सीधी सी बात है, ये एक तरह का ग्राफिकल डायग्राम है जो ये दिखाता है कि किसी भी इकोसिस्टम में बायोमास या एनर्जी कैसे एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाती है। मतलब नीचे प्रोड्यूसर्स यानी कि पेड़ पौधों से लेकर ऊपर के कंज्यूमर्स तक। और देखिए, इस पिरामिड की जो सबसे बड़ी खूबी है ना, वो है इसकी सिंप्लिसिटी। मतलब इतने जटिल इकोसिस्टम को ये एक नज़र में समझने जैसा बना देता है। अब सोचिए, सबसे नीचे पौधे, फिर उनको खाने वाले शाकाहारी जीव और सबसे ऊपर मांसाहारी। सुनने में कितना कितना आसान और सीधा लगता है ना? पर कहानी में ट्विस्ट तो यहीं से आता है। ये जो सीधी सादी सिंपल सी तस्वीर है ना, ये बिखरने लगती है जब हम असल दुनिया को, मतलब प्रकृति की उलझी हुई सच्चाई को थोड़ा पास से देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि तब क्या होता है जब कुदरत इतनी सिंपल होती ही नहीं? क्योंकि सच तो यही है, प्रकृति कभी भी सीधी लकीर में काम नहीं करती। और बस यहीं पर ये जो पिरामिड वाला मॉडल है, वो थोड़ा कह सकते हैं कमजोर पड़ जाता है। तो इस सादगी की कीमत क्या चुकानी पड़ती है? असल में ये मॉडल दो बहुत बड़ी चीजें मानकर चलता है, जो हकीकत से थोड़ी दूर हैं। पहली बात, ये सोचता है कि फूड चेन एक सीधी लाइन है। मतलब ए को बी खाता है, बी को सी खाता है और बस। और दूसरी बात ये कि हर जानवर सिर्फ एक ही ट्रॉफिक लेवल का हिस्सा होता है। हकीकत में तो प्रकृति में खाने और खाए जाने के रिश्ते, अरे वो बहुत ज्यादा उलझे हुए होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए। वो कोई सीधी सड़क नहीं है, बल्कि एक मकड़ी के जाले की तरह है। और जैसा कि सोर्स मटेरियल भी बताता है, ऐसी सीधी सादी फूड चेन असलियत में लगभग होती ही नहीं है। और जो दूसरी कमी है, उसे इस सवाल से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। जरा सोचिए, एक भालू के बारे में। वो फल भी खाता है और मछली भी। अब बताइए, उसे इस पिरामिड में कहाँ फिट करेंगे? वो तो एक ही वक्त में दो अलग अलग लेवल्स पर मौजूद है, और ये मॉडल इस चीज को हैंडल ही नहीं कर पाता। पर रुकिए, पिरामिड की दिक्कतें बस यहीं तक नहीं है। अब हम आते हैं इसकी शायद सबसे बड़ी और सबसे जरूरी कमी पर। और ये देखिए, ये जो बात कही गई है, ये सीधे सोर्स से ली गई है। इसमें साफ साफ लिखा है कि सैप्रोफाइट्स, जो कि इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी हैं, उन्हें इन पारिस्थितिकी पिरामिड में कोई जगह ही नहीं दी गई है। मतलब उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया है। तो सवाल ये है कि ये सैप्रोफाइट्स आखिर हैं क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये हमारे इकोसिस्टम के रिसाइकलिंग डिपार्टमेंट हैं। हाँ, ये वो फंगस और बैक्टीरिया जैसे जीव हैं जो मरे हुए या सड़ते हुए ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना लेते हैं और ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स को वापस मिट्टी में मिला देते हैं। मतलब ये प्रकृति के वो गुमनाम हीरो हैं, वो अनदेखे रिसाइकलर्स हैं, जिनके बिना तो जीवन का पूरा चक्र ही थम जाएगा। और सोचिए, इतना ज़रूरी हिस्सा और पारिस्थितिक पिरामिड का मॉडल इन्हें पूरी तरह से बाहर ही रखता है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी कमी है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर पिरामिड इतना अधूरा है, तो फिर बेहतर और ज्यादा सही तरीका क्या है? यहीं एंट्री होती है फूड वेब की, जिसे हम खाद्य जाल भी कहते हैं। और यहाँ देखिए, दोनों में फर्क कितना साफ है। एक तरफ है पिरामिड मॉडल, जो बिल्कुल सीधा और लीनियर है, जिसके लेवल बिल्कुल फिक्स्ड हैं और जो डिकम्पोजर्स को तो गिनता ही नहीं। दूसरी तरफ है फूड वेब की हकीकत, जो उलझी हुई है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसमें सर्वाहारी यानी ओमनिवोर्स के लिए भी जगह है, और सबसे जरूरी बात, इसमें सारे जीव शामिल हैं, डीकम्पोजर्स भी। तो इसका मतलब क्या ये है कि पिरामिड मॉडल एकदम बेकार है और हमें उसे भूल जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखिए, किसी भी साइंटिफिक मॉडल की तरह इसकी जो कमियां हैं ना, असल में उन्हीं में इसकी असली वैल्यू छिपी है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि साइंटिफिक मॉडल्स असल में हकीकत का एक सिंप्लीफाइड वर्जन होते हैं। वो हमें चीज़ों को समझने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं। उनकी असली ताकत तब पता चलती है जब हम ये समझते हैं कि वो क्या-क्या चीज़ें छोड़ रहे हैं, क्या नहीं बता रहे हैं। पिरामिड एक बहुत अच्छा शुरुआती पॉइंट है। बस हमें ये याद रखना होगा कि ये पूरी कहानी नहीं है।